सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, आज दो विशेष दिन है। ऐसा? हाँ बिल्कुल। एक तो है वर्ल्ड ऑटिज्म डे और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। और हाँ। दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण है बातें अपने आप में। बिल्कुल। और उसके साथ है आज गुड फ्राइडे। हाँ। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमें तो लगा कि सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम सखियों से मिल रहे हैं, इसलिए हमें लगा कि तुमने कहा बड़ा खास दिवस है। जी। तो बिल्कुल जाहिर है कि जब हम दोस्तों से अपने मिलते हैं जिस तरह से, इस तरह यहाँ पर मुखातिब होते हैं अच्छे अच्छे गीतों के साथ, कुछ जानकारियों के साथ, तो मजा आ जाता है। हाँ बिल्कुल, वो समय अपने आप में वाकई खास होता है और महत्वपूर्ण तो होता ही है। बिल्कुल। तो गुड फ्राइडे है आज और प्रभु ईसा मसीह के जिस दिन अपने जीवन का उन्होंने बलिदान दिया था उस दिन शुक्रवार था और इसलिए उनकी याद में हम गुड फ्राइडे मनाते हैं। और इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कुछ लोग इसको ब्लैक फ्राइडे भी कहते हैं और ग्रेट फ्राइडे कहते हैं और इसके अलावा कोई होली फ्राइडे भी इसे कहते हैं। और गुड फ्राइडे को उनके जो सभी अनुयायी हैं वो बड़े स्तर पर इसे मनाते हैं और 40 दिन पहले से वो प्रार्थना भी करते हैं, इसके लिए उपवास रखते हैं। बिल्कुल, उपवास रखते हैं और अलग अलग ढंग से एक अपना नियम संयम बना लेते हैं कि हाँ पूरे दिन में हमें एक बार फल खाना है या एक बार कुछ खाना है। और इस तरह से 40 दिन के उपवास के बाद आज का दिन वो उनकी याद में बिताते हैं पूरे दिन। और ईसा मसीह और उनके मानव कल्याण के जो कार्य है उन्हें इस दिन याद किया जाता है और इस दिन ईसा मसीह की जो अंतिम बातों की विशेष रूप से व्याख्या की जाती है, जो त्याग, क्षमा, सहायता और सामंजस्य पर केंद्रित है। और ईसा मसीह जो है वो प्रेम और शांति के मसीहा थे। उन्होंने दुनिया को करुणा का संदेश दिया और साथ ही ये भी बताया कि मनुष्यों की भलाई करना ही उनका उद्देश्य है और हम सबका होना भी चाहिए। ऐसे मौके इसीलिए याद किए जाते हैं कि हम उनके जो दर्शन है, जो उनका सिद्धांत है जीवन का, जैसे कि उन्होंने कहा कि उन्हें क्षमा कर दो, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से अगर क्षमा हम अपने मन में भी रखें तो हमें लगता है कि जो भी समस्या है वो अपने आप वहीं पर समाप्त हो जाती है। उनके जो संदेश है उन्हें हम याद करें और सिर्फ याद ही ना करें बल्कि अपने जीवन में धारण करें, यही इन दिनों का मुख्य उद्देश्य होता है। तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू
बच्चों के द्वारा गाई हुई ये प्रार्थना। जी, और प्रार्थना हमेशा ही हमें संबल देने का कार्य करती है रेणु जी। जब भी मन उदास हो या किसी मुसीबत में फंसे हो या फिर यूं भी हम किसी बात से को लेकर अगर दुखी हो, लेकिन मन में अगर प्रार्थना के भाव जागते हैं तो अपने आप ही ईश्वर द्वारा जो संबल मिलता है उसकी बात ही कुछ और होती है। और जब बच्चे इस तरह से समूह में गाते हैं तब तो उसका अलग ही मतलब कहना चाहिए कि उसकी ऊर्जा दुगनी हो जाती है, या कहना चाहिए उसका पावर जो है वो बढ़ सा जाता है, ऐसा लगता है, क्योंकि वो बच्चे बहुत भोले होते हैं जी। और भोले बच्चों को कुछ कुछ जब इस तरीके की समस्या होती है, जैसे आज ऑटिज्म डे है, वो इसीलिए है। वैसे तो कई उम्र के मतलब हर उम्र के लोगों को हो सकती है, लेकिन बच्चों में ये ज्यादा देखी जाती है और शुरुआत में होती है। और आमतौर पर इसको एक बीमारी नहीं माना जाता। आमतौर पर सोचते हैं कि ये बच्चा थोड़ा सा कम बुद्धि का है, ये है वो है करके हम उसको और तकलीफ ही देते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, जन्म से होने वाली ये एक परेशानी है। और सबसे पहले तो हम ये बता दें अपने श्रोताओं को कि ऑटिज्म है क्या। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी कि इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें तो ASD कहा जाता है। तो ये मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक विकार है जो पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित बच्चे के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। और इसके लक्षण जो है वो जन्म के साथ ही या फिर उसके कुछ समय बाद नजर आने लगते हैं। यानी कि जब बच्चा जो है वो माँ के पेट में होता है, उस समय जब वो बनने का जो प्रोसेस होता है, तब दिमागी तौर पर कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है कि उसका विकास ठीक तरह से नहीं होता है और उसी समय से डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। यह कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम की समस्या है इसमें थोड़ी सी। और इसमें बच्चे की परवरिश में थोड़ा सा व्यवहारिक पहलुओं को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है ताकि हम जागरूक हो सके। इसमें बच्चे जो है वो आंख मिलाकर बात करने में बहुत असहज हो जाते हैं। वो सामान्य रूप से बात नहीं कर पाते। जैसे अगर हम किसी से बात करते हैं तो जाहिर है कि हम आंख से आंख मिलाते हैं, तारतम्य में बैठता है, तब बात करते हैं। लेकिन ऐसे में बच्चे अपने आप को असहज महसूस करते हैं, तो इस तरह से उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल, और इसलिए ऐसे लोगों के साथ हमें थोड़ी सी सहूलियत के हिसाब से बात करना चाहिए। यानी सामने वाले को पहले हम थोड़ा कंफर्टेबल करें, आरामदायक बना दे उसे, और उसके बाद अगर बात करेंगे तो वो थोड़ी सहजता से बात कर पाएंगे। और ASD को पूरी तरह ठीक तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन अच्छा उपचार और अगर अच्छी तरह से देखभाल की जाए तो उनके जीवन स्तर में सुधार करने में मदद मिल सकती है। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है ना रेणु जी, वो घर वालों का होता है। क्योंकि जो भी बच्चे को ये परेशानी है वो अपने घर में रहेगा और घर में परिवार के लोगों के बीच घिरा रहेगा। तो अगर उनका व्यवहार ठीक होगा तो बच्चे के व्यवहार को ठीक करने में बहुत कुछ मदद मिल जाती है। वैसे भी ये व्यवहारिक समस्या है और व्यवहार से इसको बहुत हद तक संभाला जा सकता है, कह सकते हैं। या बच्चे को जो बहुत असहज असामान्य सी स्थिति है उसका सामना उस बच्चे को नहीं करना पड़ेगा। आप वैसे भी सोचें ये समस्या उसके साथ है ही। इन सब बातों के मद्देनजर हर वर्ष ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है, ताकि लोगों को इसके बारे में बताया जाए और इस बात पर विचार किया जाता है और प्रयास किए जाते हैं कि सभी बच्चों और बड़ों के जीवन में सुधार लाया जा सके और किस तरह से सुधार लाया जाए, इन सब बातों पर समस्या की जाती है। इन सब समस्याओं पर बातचीत की जाती है। यानी कि ऑटिज्म से पीड़ित जो बातें हैं, जो लोग हैं, उनको उनके संग व्यवहार कैसा किया जाए, समाज के लोगों का क्या रवैया हो उनके प्रति, और कैसे और लोग जो हैं, देखो मंजू जैसे तुमने कहा ना कि कोई आया असहज बात, लेकिन अगर परिवार के लोग उसको, हमारे घर में कोई बच्चा है, अगर हम उसको पता है कि हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, तो आने वाला तो आपके घर में थोड़ी देर के लिए आया, लेकिन जैसा आप व्यवहार करेंगे आने वाला भी आगंतुक भी वैसा ही व्यवहार करेगा, है ना? बिल्कुल सही बात है। वो समझ जाएगा, क्योंकि उसके घर में कोई सदस्य तो है नहीं ऐसा जो उसको पता हो कि कैसे व्यवहार करना है। आप बता सकते हैं इशारे से कि नहीं ऐसे मत बोलिए, या उसको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ ऐसी बातें समझाई जा सकती हैं। और इस बीमारी से ग्रसित जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें एक ही चीज को बार बार दोहराने की आदत होती है, चाहे वो शब्द की बात हो या फिर काम की बात हो। कोई भी एक काम है वो बच्चा बार बार उसी काम को करेगा, कोई एक बात उसने कह दी वो बार बार उसी बात को कहेगा। तो जो आसपास के लोग हैं वो कई बार चिढ़ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। तो अगर हम इस तरह का व्यवहार बच्चे के साथ करेंगे तो इस स्थिति से निपटना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें थोड़े संयम की जरूरत होती है। और जैसा कि आपने कहा कि कोई बाहर वाला व्यक्ति आता है तो उन्हें भी इस बात को थोड़ा सा इशारों में समझा दे कि बच्चे को कुछ तकलीफ है, तो आप थोड़ा सा संयम से बात करें। बिल्कुल सही बात है। और इसको मतलब वैसे तो पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ थेरेपी हैं जैसे, उनसे बहुत हद तक सुधार किया जा सकता है। सबसे पहला तो अगर हम बात करें तो ये व्यवहार की जो हम बात कर रहे हैं इस बात को समझें और हम सहयोग दें और उस बच्चे को समझें कि वो खुद एक समस्या से जूझ रहा है, उसको भी तकलीफ है, तो हम उसका मजाक न बनाएं या बच्चों बराबर के बच्चों को इन सब चीजों को समझाएं। उसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक है। इसमें क्या होता है कि इसके तहत जो बच्चे हैं, संभावित बच्चे हैं, उनको रोजमर्रा के जीवन में किए जाने वाले काम या चीजें खुद करना सिखाया जाता है धीरे धीरे।
है ना, जैसे कि उनको कपड़े पहनना, नहाना और खाना खाना, ये सब चीजें, ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बने और बहुत हद तक उनका मानसिक स्थिति ऐसी हो जाए कि वो समझे कि वो सामान्य हो रहे हैं। बिल्कुल। और जो दूसरी थेरेपी है इसके लिए वो है अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस, और ये ऐसी थेरेपी है जिसमें बच्चे को पॉजिटिव और नेगेटिव बर्ताव में अंतर करना सिखाया जाता है और साथ ही उन्हें नकारात्मक व्यवहार को कम करने के लिए प्रेरित किया जाता है ना, कि जो भी ऐसी बातें जो उन्हें नहीं करनी चाहिए तो उन्हें धीरे धीरे बातों ही बातों में समझाया जाता है। इसके अलावा एक और थेरेपी पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम थेरेपी, ये भी है। तो ये उपचार विभिन्न वस्तुओं के माध्यम से प्रश्न पूछने और संवाद के दौरान बच्चे की सहायता करने के लिए पिक्चर की बजाय प्रतीकों का उपयोग करके उन्हें सिखाया जाता है ना। बिल्कुल सही बात है। और जानकारी पिक्चर या फिर जो प्रतीक बताए जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जो जानकारी हम बच्चे को देना चाहते हैं वो बड़ी सहजता से उन तक पहुंच जाती है और वो सीख जाते हैं। अगर ऐसे हम कहेंगे ऐसा नहीं ऐसा करो तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, लेकिन उन प्रतीकों के माध्यम से वो बच्चा सीख जल्दी पाता है। हाँ, जल्दी समझ जाता है, उसे याद भी रहता है ज्यादा देर तक। ऐसे ही है इंटीग्रेटेड थेरेपी। इसमें मतलब यदि बच्चा तेज रोशनी, तेज ध्वनि या मतलब किसी भी स्पर्श से एकदम से घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसे इस उपचार से बहुत हद तक सामान्य करने की कोशिश की जाती है और इसमें सहायता मिलती है। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, सेंसरी मतलब वही उन्हें कि वो उस चीज को, अगर वो परेशान होते तो उसी चीज को धीरे धीरे बढ़ाते हुए उनको व्यवहार में लाया जाता है ना, तो वो उसके आदी हो जाते हैं। इसके बाद एक आती है डेवलपमेंटल थेरेपी। तो इस थेरेपी का उद्देश्य होता है बच्चे की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता में इजाफा करना, ताकि उनमें अपनी भावनाएं व्यक्त करने की समझ विकसित हो सके। और इस तरह के उपचार को फ्लोर टाइम कहा जाता है, क्योंकि इसमें जमीन पर बैठकर बच्चे की पसंद की गतिविधियां और खेल उनके साथ खेले जाते हैं और खेल खेल में ही वो जीवन के इन पार्ट को याद समझ जाते हैं। और यानी कि डेवलपमेंट, उनके विकास की गति को देखा जाता है और देखा जाता है कि किस तरह से उनका बौद्धिक विकास हो सके, किस तरह से। ये अलग अलग तरह के जो बच्चों की लक्षण होते हैं उसके हिसाब से इन सब थेरेपी पर काम किया जाता है। और फिर हम ये दिवस मनाने का जो उद्देश्य मुख्य मंजू वही है कि हम अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कि आसपास कोई ऐसा बच्चा है तो उसे नजरअंदाज ना करें, उसको समझे कि उसको हम अपने व्यवहार से किस हद तक सहूलियत दे सकते हैं और उसकी जिंदगी आसान बना सकते हैं। और सबसे बड़ी एक परेशानी जो देखने में आती है ना रेणु जी, कि घर वाले या घर के आसपास के लोग जो है उस बच्चे का कंपैरिजन दूसरे अच्छे बच्चों से करते हैं, सामान्य बच्चों से करते हैं। तो वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि बच्चे के, जब हम इस तरह का व्यवहार बच्चों के साथ करते हैं, बार बार बोलते हैं वो तो सब ठीक है, इसको पता नहीं क्या हो गया, ये नहीं करता वो नहीं करता, तो वो बीमारी जो है कम होने की बजाय या कंट्रोल में रहने की बजाय और बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल सही है। तो पहचाने कि समस्या किसी को भी हो सकती है या समस्या है, इस बात की अगर जानकारी होगी तो कंट्रोल करना और भी आसान हो पहले तो स्वीकार कर लें और उसके बाद तुलना तो वैसे भी किसी बच्चे में नहीं करनी चाहिए, आपस में बड़ों में भी नहीं करनी चाहिए। सब अपना अपना कुछ लेकर आए हैं और हो सकता है जैसे कि इस तरीके के ऑटिज्म से जो ग्रसित लोग हैं कुछ ऐसी खूबी हो उनके में और वो ऐसा करके दिखा दें जो किसी में नहीं हो, तो इसलिए तुलना तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये
दुनिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीन पर। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी नौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले, जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके है पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे ज़मीन पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए ये तारे ज़मीन पर। तारे ज़मीन पर, कभी बाप जैसे दादी नानी, कभी चल जैसे मम्मा नानी, कभी बन जाए बोले समाधों की झड़ी, सन्नाटे में हंसी के जैसे, सूखे होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे करके किस्मत वो बड़ी, जैसे झील लहराए चलना, जैसे झील लहराए चलना, जैसे मन मौजूद
तारे जमीन पर। हाँ, ये जो फिल्म थी ये भी कुछ बच्चों की समस्या को लेकर ही बनी थी। सब ऑटिज्म पे ही थी शायद। हाँ जी, नहीं ये बच्चों की जो याददाश्त होती है या फिर पढ़ाई करने की उनकी क्षमता जो होती है, उन क्षमता पर थी, और थोड़ा बहुत हाँ, वही नर्वस सिस्टम के उस पे थी कि वो बच्चा तुरंत भूल जाते हैं, और उनको चित्र से सिखाना समझाना, और जिस तरह से उसमें प्रयास किया गया है जी, बहुत हद तक इसमें भी उसी तरीके से प्रयास किए जाते हैं जो हम लोगों ने थेरेपीज की बात की है जी। तो समझ गए होंगे कि आप वहाँ पर किस तरह से फिल्में इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि हम कुछ सबक ले सकें, सरलता से उन बातों को समझ सके, है ना। हाँ, नहीं सबक मिल जाए, हम उसको देखकर ये समझ जाए कि हमारे आसपास कोई बच्चा है तो उसमें कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसको किसी वैसे दिखा जाए हे दृष्टि से या हिकारत से देखा जाए, बल्कि उसको आपस का समझ के कुछ प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त है, जो भी है उसको स्वीकार करना हमारी जिम्मेदारी है। और इस फिल्म में भी यही बताया गया है ना कि जब माँ बाप के जो व्यवहार होता है उससे बच्चे की समस्या और बढ़ती चली जाती है, लेकिन जब उनके टीचर ने उसकी समस्या को समझा और प्यार से उसे सुलझाने की कोशिश की तो वो सुलझ भी गई, है ना। वही बात तो यही होता है बच्चों की और भी जो अन्य समस्याएं हैं उनके बारे में भी यही बात लागू होती है। और इसी के साथ आज विश्व बाल पुस्तक दिवस भी है है ना। बाल पुस्तक, बिल्कुल सही बात है। हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजा है कि याद होगा कि रेणु जी और मंजू जी के हम लोग बचपन में कैसे कौन कौन सी किताबें पढ़ते थे, नंदन, चंदा मामा, चंपक, और वो मोटू पतलू याद कर रहे हैं लोग, तो वाकई बहुत ही मजेदार होता था। हाँ, और वो उन किताबों की जो बातें हैं वो अभी तक याद है, उनके जो चित्र हैं वो भी अभी तक हमारे जहन में आते रहते हैं। और कोई भी कहानी के बारे में जब भी चर्चा होती है तो हमें पढ़ी हुई जो कहानियां वो अनायास ही हमें याद आ जाती है, और हम बोलते हैं हाँ, जब बचपन में हमने तीसरी कक्षा में पढ़ता था तब मैंने ये कहानी पढ़ी थी। और ये चित्रों की भी अगर बात करें तो चित्र भी उन्हें तुरंत याद आते हैं कि हाँ, इस कहानी के दौरान ये ऐसा एक चित्र था। यानी कहने का मतलब ये है कि बचपन में जो हम किताबें पढ़ते हैं या फिर जो चित्र हम देखते हैं वो किस तरह से हमारे मन में, हमारे दिमाग में अंकित हो जाते हैं, और वो जीवन भर हमारी यादों की गलियारों में चहलकदमी करते रहते हैं। और ऐसे ही लिख रहे हैं कि पराग, चंपक, नंदन, चंदा मामा, और नंदन पत्रिका में इन्होंने लिखा है कि मेरी एक पत्र रचना भी प्रकाशित हुई थी बाद में जब बड़े हुए, सरिता, मुक्ता, धर्मियों भी पढ़ी। इन पुस्तकों में जहाँ नैतिक शिक्षा की बातें रहती थी वहीं प्रेरक कहानियां भी, कई संदेश तो कार्टून में भी दिए जाते थे। और एक बात याद आ रही है, मोटू पतलू की चित्रकथाएं भी आंखों के सामने घूमती रहती। और एक थे शेख चिल्ली जिनकी छवि आज भी दिमाग में छाई हुई है। एक दीवाना भी आता था, याद है, ऐसे दांत निकला हुआ, बड़ा चौड़ा सा उसका जबड़ा, और बड़ा दीवाना करके उसमें वो कागज भी ऐसे रखते थे कि उसको जब जोड़ दो तब उसका पूरा चेहरा बन जाता था। तो कुछ इस तरीके की चीजें वाकई बचपन की जो होती थी, ऐसा लगता था जब हम लोग के पास इस तरीके की बाल पत्रिका आती थी तो जैसे लगता था परीक्षा का समय, बस कैसे पूरा कर लिया जाए उसको पढ़कर ना। तो बात यही है रेणु जी के ये जो साहित्य है, ये जो पुस्तकें हैं, इनका बच्चों से गहरा नाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे पुस्तकों से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। एक पुस्तक तो उनके हाथ में हर वक्त रहती है। हाँ, आप अगर आप फोन के बारे में कह रही है तो सचमुच हाँ, तो यही समस्या है कि उनके हाथ में या तो फोन होता है या कंप्यूटर होता है या लैपटॉप होता है, और इस चक्कर में वो पुस्तकों से और साहित्य से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। और दूर होने की वजह से जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं वो ये है कि एक तो उन्हें ज्ञान कम हासिल हो रहा है, क्योंकि पुस्तकें जो होती है वो ज्ञान का भंडार होती है। जितना ज्ञान पुस्तकों से मिल सकता है वो ज्ञान हमें और कहीं मिलना मुश्किल है। बिल्कुल। और बार बार जो बात होती है कि हम बराबर समझते हैं इस बात को कि जो हमने बाकी यंत्रों का नाम लिया है जो हमारे हाथ में आजकल हैं बच्चों के, वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह हैं। तो बेहतर है कि पढ़ने की जो आदत होती है उसमें, बल्कि जो हम लोग पढ़ाई करते थे उसमें आंखों का व्यायाम भी होता था, और एक तरह से ये भी पता रहता था कि हमारी आंखें कितनी रोशनी की कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक नहीं ठीक है। इन सब से समस्या ही समस्या है। और ठीक है, जानकारी के लिए हम नहीं कहते कि इन सारे उपकरणों को आप न छुएं, लेकिन पुस्तकों को पढ़ने की आदत जरूर रखें और बच्चों में वो संस्कार जरूर डालें। और जिस तरह से बाल पुस्तक अगर मेला अगर लगा है तो उसको देखने जरूर जाएं। अगर ये आपकी जिम्मेदारी है, बच्चे तो नहीं जाएंगे अकेले, ये बड़ों की जिम्मेदारी है कि साथ में लेकर जाएं। और पुस्तकों से कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि होती है और हमारी संस्कृति से भी जुड़ा होता है कि संस्कृति के कितने ही पाठ हम
अनजाने ही उन पुस्तकों से पढ़ लेते हैं। और पहले के ज़माने में जब संयुक्त परिवार होते थे तो दादी नानी घर में बड़े बुजुर्ग होते थे, तो वो हमें बहुत सारे जो हमारे ग्रंथ थे उनकी कहानियां सुना देती थी, या कहानियों के बारे में या उन ग्रंथों की जो मुख्य बातें होती थी उनके बारे में हमें जानकारी दे देती थी। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब तो एकल परिवार हो गए हैं। और एकल परिवारों में भी होता ही है कि माता पिता ज्यादा करके दोनों ही कामकाजी होते हैं, इस चक्कर में बच्चे अकेले रहते हैं। और लेकिन अगर माता पिता माँ भी काम न भी कर रही हो मंजू, तो भाई सारी भूमिकाएं कहाँ से निभा सकती हैं? बिल्कुल, क्योंकि पहले के जमाने में भी संयुक्त परिवार में माँ नहीं सुनाती थी ना, या तो दादी सुनाते थे या बाबा, तो अब माँ दादी बाबा का रोल नहीं अदा कर सकती। तो ये समझिए कि पुस्तकों को पढ़ने दीजिए उस समय भी, लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ते थे पुस्तक तो भी जी, वो कहानी सुनने के बाद भी। हाँ, और वही कह रही हूँ मैं कि संस्कृति जो है उनके धीरे धीरे संस्कृति के जो संस्कार हैं वो उनके अंदर आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और माता पिता जब कामकाजी होते हैं तो वो बहुत सारे उपकरण बच्चों को दे देते हैं और उन्हें लगता है कि बच्चा व्यस्त है, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो बच्चा अंदर से बहुत अकेलापन महसूस करता है। लेकिन ऐसे में अगर कोई अच्छी पुस्तकें उनके हाथ में हो या पढ़ने में रुचि हो तो उनका वो अकेलापन है वो दूर हो सकता है। लेकिन बात यही है कि बच्चे किताबों से दूर होते जा रहे हैं और इसीलिए अकेलापन भी वो महसूस करते चले जा रहे हैं। और उसका जो परिणाम है वो हम देख ही रहे हैं कि किस किस रूप में आ रहा है। जैसे कि बच्चे बहुत ही आक्रोश उनके में बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, बहुत ही एकदम से हिंसक होने लगे हैं, विचलित हो जाते हैं। कुछ भी उन्हें जो घटना उनके साथ घटती है उसे स्वीकार नहीं कर पाते, बहुत ही स्वस्थ वातावरण नहीं रह पाता। ये सारी समस्या हम देख रहे हैं, युवाओं में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बचपन से ही उनमें पनप रही हैं और कारण यही सब है। पुस्तक पढ़ने दें उनको और मौका दें उन्हें, और खुद आप पढ़ेंगे तो उनके में भी रुचि आएगी। अच्छा मम्मी पापा पढ़ते हैं तो हमें भी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे में अगर कोई अच्छी पुस्तक उनके हाथ में और बच्चा पढ़े तो एक खुशी का एक सोता जो है वो उनके मन के अंदर फूटने की संभावना पूरी अभी भी बनी हुई है। और जैसा कि आपने कहा कि ये जो संस्कार है ये आए कहाँ से, तो सबसे पहले तो माता पिता को पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, घर के अंदर पुस्तकें रखने की एक जगह जरूर होनी चाहिए। हम बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें खरीद लेते हैं लेकिन पुस्तकें रखने की जगह बनाना हम जरूरी नहीं समझते। तो भाई ऐसा है ना कि हमें तो लगता है कि हम पैसे इतने कमा रहे हैं कि हमें बड़े बड़े उपकरण रख लें और सब रख लें। नहीं, ऐसा नहीं है। पुस्तकें भी बहुत बहुमूल्य होती हैं और पुस्तकें रखने की बहुत उत्तम व्यवस्था होना चाहिए मंजू। और उसके साथ साथ एक पढ़ने का भी बहुत अच्छा स्थान होना चाहिए, उसमें वहां पूरा प्रकाश पूरी तरह से होना चाहिए ताकि वहां पढ़ सके बैठकर। ऐसा नहीं कि आप लेटे बिस्तर पर और वहां पढ़ रहे हैं। पढ़ने की जगह बिल्कुल अलग होनी चाहिए और लेटने और सोने का जो बिस्तर है वो सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए ही काम में लाना चाहिए। इन सारी चीजों का जरूर ख्याल रखें और बच्चों को बाल साहित्य जरूर पढ़ने दें। बिल्कुल।
एक बहुत मीठी सी लोरी हमने सुनाई है अपने श्रोताओं को, और हमने भी बहुत दिनों के बाद सुनी है ना ये लोरी। हाँ, बहुत दिनों के बाद सुनी है। लोरी से एक बड़ा मजेदार किस्सा याद आ रहा है। हाँ। किसी बच्चे से पूछा डॉक्टर ने, कुछ समस्या थी तो वो गया, तो पूछा कि मतलब माता पिता से पूछा कि बच्चा कितने बजे सोता है। बोले किताब पढ़ता है तो रात में 9 बजे सो जाता है, और मोबाइल अगर हाथ में रहती है तो 2 बजे सोता है। तो मोबाइल जब हाथ में है तो रात में 2 बजे सोता है, और पुस्तक अगर आती है हाथ में तो 9 बजे सो जाता है। तो ये सभी तो के आप समझ जाइए कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। या सही बात है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है रेणु जी। आजकल सब बच्चों के साथ यही हो रहा है जी। कि वो रात के 2-2 बजे तक सोना पसंद नहीं करते हैं, और यही इसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं माता पिता भी भुगत रहे हैं, बच्चों को भी स्वास्थ्य संबंधी कई माता सारी पिता भुगत रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार माता पिता ही हैं। हाँ, है हो ना? सकता है वो भी हो। बिल्कुल। तो भाई हम तो यही कहेंगे, लेकिन ऐसा है कि आज व्यंजन की भी बात है, और आज हमारी सखी विशेष में चारू सीता चक्रवर्ती की भी बात करेंगे, लेकिन एक अच्छी सी व्यंजन विधि पहले बता बिल्कुल। दो। हाँ, और सब्जियों की जहां तक बात आती ना रेणु जी, घर में हर महिला की ये समस्या होती है। सुबह शाम उसे ये एक परेशानी होती है कि सब्जी क्या बनाऊं, और सब्जी जो बनती है घर के आधे लोग उसे खाना पसंद करते हैं, आधे लोगों को वो सब्जी पसंद नहीं आती है। तो बड़ी एक विकट समस्या आ खड़ी होती है कि अब इनके लिए क्या बनाया जाए। तो ऐसी कोई बता रही जो सबको पसंद आ जाए। नहीं, कुछ लोगों को तो आ ही जाएगी कम से कम। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे एक सब्जी को हम एक तरीके से बनाते हैं, लेकिन अगर उसी सब्जी को अगर किसी अलग ढंग से बनाया जाए तो हो सकता है उन लोगों को पसंद आ जाए। अच्छा, हाँ, और देखिए मंजू बता रही हैं तो जरूर स्वास्थ्यवर्धक भी होगी। बिल्कुल। तो आज सबसे पहले एक तो हम सहजन के फूलों की सब्जी बनाना अपनी सखियों को बताते हैं, क्योंकि सहजन जिसे मोरिंगा भी कहा जाता है, और इसके जो गुण है उसका इन दिनों में बखान कुछ ज्यादा हो रहा है। वैसे हमारे यहाँ तो ये बरसों से खाई परंपरागत तौर पर इसकी सब्जी बनती आई है। खासतौर से महाराष्ट्र और साउथ में इसकी सब्जी बहुत बनती है, लेकिन अन्य जगहों पर कम है। तो आज उसके फूलों की सब्जी किस तरह से बनाई जाए वो हम आपको बताते हैं। उसके लिए सामग्री जो चाहिए वो है सहजन के फूल 1 कप, प्याज 1 कटा हुआ, टमाटर 2 चाहिए हमें जो कि कटे हुए हों, बेसन 1 चम्मच भुना हुआ चाहिए। इसके अलावा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट आप 1 चम्मच लीजिए, और राई, जीरा, हींग, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सब तो जरूरत के मुताबिक या स्वाद के मुताबिक आप ले लें। अब विधि हम बताते हैं किस तरह से बताना है कि सहजन के फूलों को गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके अच्छी तरह से उन्हें धो लें। उसके बाद पैन में 2 चम्मच तेल डालकर गर्म करें, इसमें राई, जीरा और हींग का तड़का लगाएं, फिर कटा हुआ प्याज डालकर भुनें। उसके बाद अदरक, लहसुन, मिर्च का पेस्ट डालें और फिर थोड़ा सा भून लें, और फिर सभी मसाले डाल दें, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया या गरम मसाला अगर आप पसंद करते हैं तो थोड़ा वो भी डाल दें। और उसके बाद आप कटे हुए टमाटर डालकर इन सारे मिश्रण को अच्छी तरह से भून लें, पूरा पक जाना चाहिए वो। और उसके बाद सहजन के फूल डालकर उन्हें पकाएं, और पक जाने पर भुना हुआ जो बेसन हमने रखा हुआ है उसे डाल करके थोड़ी सी 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगा करके धीमी आंच पर उसे पकने दे, ताकि वो बेसन भी अच्छी तरह से सीज जाए। तो उसके बाद 3 मिनट के बाद आपकी ये सब्जी जो है बनकर के तैयार हो जाएगी। उसके बाद साथ में क्या पराठा खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। तो पराठा खाइए, पूरी खाइए, रोटी खाइए। साथी लिखकर भेज रही है चावल आटा 2 कप, 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप बेसन, और 2 बड़े प्याज, नमक, हल्दी, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, धनिया 2 लच्छी बारीक कटा हुआ, अजवाइन 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच और 2 बड़े चम्मच तेल। पहले आटे में सभी सामग्रियों को मिलाकर तेल मिला लें। भाई तीनों तरीके के आटे हो गए ना, चावल का आटा हो गया, गेहूं का आटा हो गया और बेसन का, तो सब मिलाकर अच्छे से सब मिला लें और उसमें पानी मिलाकर रोटी की तरह गूंथ लें। थोड़ी देर सेट होने दें उसको। इस तरीके के आटे जब होते हैं, मसाले जब डालते हैं हम, तो उसको आधे घंटे के लिए रख देना चाहिए, ताकि उसमें सारी चीजें भिन जाए अच्छी तरीके से, रस उसमें अंदर चला जाए। फिर सेट होने दें, फिर बेल कर तेल लगाकर सेक लें। चटनी या अचार के साथ खाएं, नहीं तो जो अभी सब्जी बताई है ना मंजू ने, उसके साथ खा सकते हैं आप। जी, तो सब्जी हमने बताई, और रोटी या पराठा बता दिया, और इन्होंने ये भी बता दिया, और इसको स्वास्थ्यवर्धक करने के लिए आप इसमें मेथी, पालक, गाजर भी डाल सकते हैं। तो ये अपनी अपनी इच्छा की बात है। आप क्या बात है, चीजें डालें, दिन भर के लिए एनर्जी मिल जाएगी रेणु जी, अगर इतनी पौष्टिकता भरी चीजें खाएंगे हम तो। एक बार भी इस तरीके की चीज तो खा ही लेना चाहिए, है ना? बिल्कुल। और उसी के साथ संगीत का अगर साथ हो ऐसा, हाँ, तो संगीत सुनाने जा रही है। वाह वाह वाह। फिर हम बात करेंगे चारू सीता चक्रवर्ती की। जी।
आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। भाई इन राज को जो है छुपा कर नहीं रखना चाहिए, बता देना चाहिए, इन राज को खोल देना चाहिए। तो राज तुम कौन सा खोलने जा रही हो? एक और व्यंजन? बिल्कुल नहीं, व्यंजन तो हम बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले हमने जैसा कहा था कि हम वैज्ञानिक की बात करेंगे, तो चारुसीता चक्रवर्ती की आज हम बात करने जा रहे हैं। और ये वैज्ञानिक हो चुकी हैं, और इनके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि ये दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में रसायन विज्ञान की प्रोफेसर 1999 से थी। और इसके अलावा वो एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलोर कम्प्यूटेशनल सामग्री विज्ञान और जवाहरलाल नेहरू सेंटर के केंद्र में एक एसोसिएट सदस्य भी
रह चुकी हैं। और अनुसंधान के क्षेत्र की बात करें कि इन्होंने कहा अनुसंधान किया, तो वो है जिन क्षेत्रों में उन्होंने काम किया वो सैद्धांतिक रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान और भौतिकी रसायन, और इसके अलावा शास्त्रीय और क्वांटम मोंटे कार्ली, इसमें इन्होंने अनुसंधान किया है। आणविक डायनेमिक्स में इन्होंने किया है, और संरचना और तरल पदार्थ की गतिशीलता, इस विषय पर भी उन्होंने अनुसंधान किया है। और जल योजन, इस विषय पर भी उनके अनुसंधान रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से है, जाहिर है तभी हम इन पर इतनी चर्चा कर रहे हैं, और इसीलिए इस क्षेत्र में इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2009 में आपको दिया गया जी, और वहीं BM बिरला विज्ञान पुरस्कार 1999 में दिया गया। और इसके अलावा युवा वैज्ञानिकों के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी पदक इन्हें 1996 में दिया गया। अनिल कुमार बोस भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्मृति पुरस्कार, ये इन्हें 1999 में दिया गया। और 2006 में भारतीय विज्ञान अकादमी का फेलोशिप और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की फेलोशिप आपको 2004 में दी गई। बिल्कुल, तो ये उपलब्धियां इतनी ज्यादा हैं आपके खाते में, और अनुसंधान भी है, कई क्षेत्रों में उन्होंने किया है। विज्ञान की अगर हम बात करें तो हम अक्सर वैज्ञानिकों के बारे में बहुत कम जान पाते हैं। हम इसीलिए कोशिश करते हैं कि ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में आपको जानकारी दें, किसी भी हो, लेकिन अगर चूंकि हमारा सखी सहेली कार्यक्रम है तो हम कोशिश करते हैं कि महिला वैज्ञानिकों के बारे में आप जरूर समझें, क्योंकि सामान्य तौर पर महिलाएं जो है हम देखते हैं तो बैंक, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाती हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में आ जाती हैं, अब बहुत सारे IT डिवीजन में भी आ रही हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो हमारी कोशिश है कि आप समझें कि किस किस क्षेत्र में हमारी बहनें हैं। और अभी इस वर्ष का एक वुमेन अचीवर अवार्ड मिला है 2021 का, उसमें भी हमने एक रिकॉर्डिंग की है, और हम अपने साथियों को जल्दी ही उनकी खुद जिस वैज्ञानिक को मिला है, युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है, यानी कि 40 वर्ष से जिसकी कम उम्र हो, ऐसी 4 बहनों को मिला है, उसमें से एक की हम रिकॉर्डिंग आपको हो सकता है कि हम अगले शुक्रवार सुनाएं, हम बताएं नहीं बल्कि आपकी मुलाकात करवा देंगे। बिल्कुल, है ना, तो सखियां इंतजार करें थोड़ा सा। और अब आपका जो अलग तरह की जो सब्जियां है ना, उनको बताने जा रही हूं। उसका इंतजार खत्म होता है। तो क्रिस्पी ग्वारफली की सब्जी किस तरह से बनाई जाए? वैसे ग्वारफली की ऐसे आमतौर पर सब्जी हम बनाते हैं, लेकिन घर के लोग कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते। हम ही बनाते हैं, वो बड़ी अजीब सी होती है। तो अब इस तरीके से बनाइएगा जो हम बता रहे हैं। तो उसके लिए सामग्री जो चाहिए वो है ग्वारफली जो है 200 ग्राम ले लीजिए, और कसा हुआ अदरक 1 चम्मच चाहिए, सौंफ 1 छोटा चम्मच लीजिए, हींग, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, ये सब आपको स्वाद के हिसाब से लेना है। आमचूर पाउडर आधा चम्मच चाहिए, और पीपली का पाउडर 1/4 चम्मच। अब ये पीपली भी, जो बाजार में मिलती है, और एक लंबाई में होती है, काले रंग की होती है, उसे पीपली कहते हैं, और ये पेट के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। जी हाँ, खुरदरी सी होती है। उसे पीपल भी बोलते हैं, पीपली भी बोलते हैं। छोटी पीपली अलग होती है, एक बड़ी पीपली होती है। तो जो छोटी पीपली होती है वो हमें लेना चाहिए, और वो पेट के रोगों के लिए बहुत, आयुर्वेद में उसका उपयोग भी होता है। मंजू को स्वास्थ्यवर्धक बताएंगे। जी हाँ, तो उसका पाउडर 1/4 चम्मच आप ले लीजिए, और चाट मसाला स्वादानुसार लीजिए, और तेल 1 बड़ा चम्मच चाहिए। अब बनाना किस तरह से ये बताते हैं कि ग्वारफली के किनारों को साफ करके काट लें, और इसे पूरी ही रखना है, हमें इसको काटना नहीं है। अब इसके बाद नॉनस्टिक फ्राई पैन में 1 चम्मच तेल डालें, उसमें अदरक, जीरा, हींग और ग्वारफली डाल दे, नमक और हल्दी भी डाल दे, और मंदी आंच पर उसको स्टर फ्राई करना है, यानी धीरे धीरे उसे हिलाते ना मंदी आंच पर, उसको क्रिस्पी होने दें। हाँ बिल्कुल, उसको क्रिस्पी होने दे। और जब ग्वारफली अच्छी तरह सिक जाए तब उसमें आमचूर पाउडर डालें और पीपली का पाउडर डालें, और उसके बाद आंच से उतारकर चाट मसाला डालेंगे तो ये आपकी क्रिस्पी ग्वारफली तैयार है। इससे मतलब ऐसा नहीं कि आपको रोटी के साथ ही खाना, आप ऐसे ही अगर एक एक ग्वारफली उठा करके खाएंगे तो यूं भी अच्छी लगेगी। ऐसा? लेकिन हमने जो पराठा बताया था ना, उसके साथ भी आप खा सकते हैं, बल्कि हमारी सखियों ने जो बताया था। वैसे हमारी एक साथी ये भी लिखकर भेज रही हैं कि जो आपने बताया सहजन के फूल की सब्जी, और उन्होंने बताया कि बिहार में भी बनती है। अच्छा। हाँ, ये आपने जो ये मध्य प्रदेश और दक्षिण कह दिया, ये नहीं चलेगा, आप समझ लीजिए। और फूलों को उबालकर उसमें बेसन, चावल का आटा, लहसुन, मिर्च डालकर चैत मास में इसकी
पकौड़ी भी बनाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो देखिए एक नई नई व्यंजन विधि हो गई ना ये जी तो। हाँ, सहजन के फूल की सब्जी के साथ साथ पकौड़ी भी बनती है। और ये सिर्फ अब बिहार की जब इन्होंने बात कही है तो हम उड़ीसा में भी बनती है। और चूंकि हमारे यहाँ कुछ हॉस्टल में लड़कियां रहती थी उड़ीसा की, हाँ। तो वो लोगों ने भी बनाया था, तो ये भी हम लोगों ने भी खाया है। और अच्छा। इसके हाँ मतलब इसके जो फूल होते हैं पीले पीले, उनकी पकौड़ी। अरे वाह, तो क्या बात है। भाई आप जरूर तो बनाइएगा आप, और बताइएगा कि कैसी लगी आपको सब्जी के साथ साथ। हाँ। और एक और जो है कि केला मसाला भी हम बना सकते हैं। आज क्रिस्पी सब्जियों की बारी है तो हम क्यों पीछे रहना। तो कच्चे केले ले लेते हैं। हाँ। और बाकी जो मसाले हैं जो हमने बराबर जो सब में पड़ रहे हैं वही है। बारीक कटी हुई अदरक, हींग, जीरा, हल्दी, नमक, धनिया और दरदरी सौंफ, अमचूर पाउडर और गरम मसाला। गरम मसाला ना चाहे तो आप सूखा धनिया पाउडर भी रख सकते हैं जी। और सरसों का तेल चाहिए। ये क्रिस्पी सब्जी के लिए थोड़ा तेल ज्यादा लगता है जी। कच्चे केले का आप गोल गोल जैसे चिप्स बनती है उसके स्लाइस काट लें, लेकिन बहुत पतले नहीं, जितने चिप्स जैसे, थोड़े मोटे होंगे उसके दुगने। और उसके बाद फ्राई पैन में सरसों का तेल डालें और इसमें जीरा, हींग और केले के स्लाइस डाल दें। फिर नमक हल्दी डाल दें। फिर धीमी धीमी आंच पर उसको भूनते रहे लगातार। और इसमें कोशिश ये करें कि आप अगर ढकती हैं तो थोड़ी देर के लिए बस ढके, उसके बाद उसको खोलकर ही भूनेंगी, तभी उसमें कुरकुरापन होगा। हाँ, नहीं तो क्रिस्पीनेस नहीं आएगा। जी हाँ। और कुरकुरी हो जाने पर उसमें दरदरी सौंफ, धनिया पाउडर, अमचूर मिलाकर रख दें। और इसको क्रिस्पी होने से पहले भी थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर थोड़ा पहले भी डाल सकती हैं, तो थोड़ा और क्रिस्पी हो जाएगी। उसके थोड़ी देर और भुने और एकदम अंत में सौंफ पाउडर और अमचूर डालेंगे तो मजा आएगा। तो अब एक गाना सुन लेते हैं। तो थोड़ा कार्यक्रम आई तो मंजू को लगा गाना सुना देना। नहीं, कार्यक्रम को भी तो क्रिस्पी बनाना जरूरी है। जरूर जरूर। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियाँ। शबाब आपका,
शबाब आपका, शबाब आपका, नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। कि जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई। किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, कहाँ जो आप में हुजूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। रेणु जी, हसीन रुख पर नए नूर की हम बात कर रहे हैं। हाँ, यानी मतलब हम सौंदर्य की भी कुछ बात करेंगे। जी बिल्कुल, सौंदर्य की बात जरूर करेंगे हम, क्योंकि प्रत्येक शुक्रवार को हम कुछ ऐसा ही विषय लेकर के आते हैं। तो किस तरफ का हम रुख किस तरफ का कर रहे हैं? बिल्कुल हाथों पर ही रहेगा हमारा रुख, चेहरे पर नहीं जाएगा। नहीं, आज वहाँ क्योंकि महिलाएं अक्सर अपने चेहरे के प्रति तो सजग होती हैं, हाथों की भी देखभाल कर लेती है, लेकिन जो ऐसे अंग होते हैं जैसे कोहनियां हो सामने से दिखाई नहीं देती, तो वो उसके बारे में ज्यादा जागरूक नहीं होती या फिर उसको नजरअंदाज कर जाती। लेकिन हम पूरा सौंदर्य निकाल ले, लेकिन अगर हमारी कोहनियां अगर काली दिखे या भद्दी दिखे तो वो हमारे पूरे सौंदर्य को खराब कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसे पैर की एड़ियां हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हम कोहनियों की बात करेंगे। इनको वैसे भी अगर आप जैसे रोज नहाते हैं उस समय भी ध्यान से उस पर रगड़ें, और जब तौलिए से पूरा बदन पोंछते हैं तब उसको थोड़ा प्रतिदिन रोज रगड़ कर उसको साफ करेंगे तो बहुत हद तक रहेगी। लेकिन अगर आपने बहुत दिनों तक ध्यान नहीं दिया, अब जाग रहे हैं आप, तो कुछ चीजें हम बता रहे हैं उन पर गौर कीजिए। हाँ, तो एक तो नारियल का तेल है वो एक इसमें बहुत फायदेमंद होता है। तो जैसे ही आप नहा लेते हैं वैसे ही थोड़ा सा नारियल का तेल हाथ में ले और कोहनियों की थोड़ी सी मसाज कर ले, और दिन में 2-3 बार अगर ऐसा कर ले तो थोड़ा मॉइस्चराइज हो जाएंगी वहां की स्किन, जो कि सूखी पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। और नारियल की में विटामिन ई भी होता है, वो भी त्वचा को रूखी होने से बचाता है। तो इस तरह से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है नारियल के तेल में कुछ बूंदे नींबू के रस की अगर मिला ली जाए तो उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। और उसके बाद उसको 2-3 मिनट के लिए गोलाई में घुमाते हुए कोहनियों पर उसकी मसाज करें और उसको 10 से 15 मिनट रहने दें, और उसके बाद टॉवल से आप पोंछ लें। तो अगर नित्य प्रति आप ऐसा करती हैं 2 से 3 बार, तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन में ही कोहनियों की रंगत जो है वो बदल जाएगी ना। और ये तो थोड़ा सा बड़ा वैज्ञानिक तरीका इन्होंने बताया, लेकिन हम रसोई घर वाला नुस्खा बता देते हैं। नींबू ही है, जब निचोड़ लेते हैं ना, तो आप जब या काम के लिए कार्यालय में आप कार्यालय में तो नहीं हो सकता लेकिन हाँ, मतलब अगर आप ये जो नींबू निचोड़ने के बाद जो छिलके का तरफ का जो चीज है, मतलब उसको उल्टा कर दे, निचोड़ने के बाद छिलके की तरफ का आप अपने कोहनियों पर रगड़ लेंगे दो तरफ, दोनों हाथों में, तो इससे बहुत हद तक उसकी सफाई हो जाएगी। हाँ, तो ये चलते फिरते वाला काम। बिल्कुल, नींबू का एक गुण ये होता है कि वो प्राकृतिक ब्लीच की तरह काम करता है, थोड़ा सा रंगत को कम करने वाला होता है, इसलिए उपयोगी होगा। और दूसरा, वो जो मृत त्वचा होती है उसको हटाने का भी वो काम करता है नींबू। लेकिन मंजू, तुमने जब ये कहा ना रंगत को कम करने वाला, तो ये रंगत जो है ना, रंगत उड़ाने वाला नहीं है, यानी कि जो वहां पर कालापन हो गया उसको साफ करेगा, यानी ब्लीच का काम करता है, सफाई करता है। बिल्कुल, जो भी गंदगी वहां जमा है उसे साफ करेगा। इसके अलावा दही जो होता है वो भी एक अच्छा एक तरीका है। इसमें क्या होता है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है और ये भी त्वचा के रंग को हल्का करने में उपयोगी होता है और मॉइस्चराइज भी करता है। तो दही को सीधे नहीं लगा सकते, तो उसमें आप कोशिश करें, अगर चाहें तो थोड़ा बेसन लगा सकते
सकते हैं या कोई भी आटा लगा के, ताकि वो चिपका रह सके। और उसमें थोड़ा सा सिरका, जो सफेद सिरका आता है ना, वो डाल लेना चाहिए हमें। जो चाउमीन में पड़ता है। अच्छा, ठीक है। जी, तो वो डाल करके और उसके बाद एक पेस्ट जैसा बना ले और उसको कोहनियों के ऊपर आप रगड़ेंगे तो उसकी रंगत में जो है वो काफी सुधार होएगा। और जैसे चेहरा सुंदर होगा वैसे ही हाथ भी आपके सुंदर होंगे। और अगली बार मम्मियां ढूंढेंगी कि सिरके वाली बोतल कहाँ गई। बिल्कुल। और अब रेणु जी, हमारे पास और कुछ कहा जाए, इसका वक्त नहीं है। तो अब सामान तो बहुत है, लेकिन नहीं अब कह सकते हैं, तो सखियों, बिल्कुल सखियों से अब इजाजत चाहते हैं हम। आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।